नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। पहले भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज, फिर इंदौर का जी आकार वाला ब्रिज। पीडब्ल्यूडी विभाग इस किरकिरी से रिकवरी के लिए अपनी और किरकिरी करवा रहा है। बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग से अचानक एक आदेश पारित हुआ, हंगामा मचा तो बाद में उस आदेश को वापस ले लिया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज, जब से इस ब्रिज की तस्वीरें सामने आई हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का दिमाग भी गणित के कोण की तरह उलझ गया है। कभी विभाग के मंत्री अटपटा बयान देते हैं तो कभी अधिकारी ऐसे ऑर्डर जारी कर देते हैं कि उनकी ही किरकिरी हो जाती है। बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग का आदेश सामने आया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के 355 फ्लाईओवर और आरओबी का डिजाइन रद्द कर दिया गया। जिन फ्लाईओवर के डिजाइन रद्द किए गए थे, उनमें से 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन थे। आदेश की कॉपी सामने आई तो हड़कंप मच गया। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये आदेश उनके 90 डिग्री वाले ब्रिज की तरह ही गड़बड़ी वाला निकला। आनन फानन में इस आदेश को रद्द किया गया, नया आदेश जारी किया गया। बताया गया कि पुराना आदेश गलती से जारी हो गया था। कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है और मध्य प्रदेश गजब है। वाकई में मध्य प्रदेश गजब है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने भोपाल में एक 90 डिग्री का ब्रिज बनाया। ये देखिए, इस वक्त हम इस ब्रिज के नीचे मौजूद हैं। और इसके बाद इंदौर में एक जेड आकार का ब्रिज सामने आया, 90 डिग्री। और इंदौर के जेड आकार के इस ब्रिज ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। हालांकि अब यहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है, इसलिए हम नीचे से इस ब्रिज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस ब्रिज के बनने के बाद किरकिरी हुई तो मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक और नया आदेश जारी कर दिया। यह आदेश जारी किया मुख्य अभियंता यानी कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सेतु निर्माण परिक्षेत्र के जो हैं पीसी वर्मा। उन्होंने आदेश में जारी कर ये बताया कि जो प्रदेश भर में 355 से अधिक ब्रिज और आरओबी बन रहे हैं, उनकी डिजाइन पर तत्काल रोक लगाई जा रही है। लेकिन इस आदेश के बाद जब विभाग से अन्य अधिकारियों ने नाराजगी जताई तो तत्काल इसे वापस भी ले लिया गया और हवाला ये दिया कि ये गलती से आदेश जारी हो गया था और एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया। इस दिशा निर्देश में कहा कि जो निर्माण की गुणवत्ता है और सुरक्षा है, उसको लेकर खास तौर पर फोकस किया जाए और MORTH के गाइडलाइन को भी फॉलो किया जाए। हालांकि अब नया आदेश पास हुआ है, जिसके तहत अब एमपी में फ्लाईओवर आरओबी की जांच होगी। एमपी में फ्लाईओवर या आरओबी निर्माण की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में बन रहे फ्लाईओवर आरओबी तकनीकी जांच के बाद ही पास होंगे। कमेटी डिजाइन, अलाइनमेंट, ऊंचाई, गति सीमा और सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच करेगी। इस समिति में लोक निर्माण विभाग और सड़क विकास निगम के वरिष्ठ इंजीनियर शामिल किए गए हैं। नए बनने वाले ब्रिज की जांच के लिए तो कमेटी बना दी गई, लेकिन जिन ब्रिज को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो कब सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो 2 ब्रिज बने, इनसे कई तरीके के सवाल उठे और अब एक हाई लेवल कमेटी का भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने गठन कर दिया है। ये कमेटी प्रदेश भर में जो भी रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उनका तकनीकी परीक्षण करेगी और तकनीकी परीक्षण के बाद ही आरओबी पास हो सकेंगे। देखना होगा कि जो अभी ब्रिज बने हैं, चाहे ये ब्रिज हो या आरओबी हो या फिर इंदौर का जो ब्रिज है जो विवादों में है, उसमें सुधार कब तक होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। सतना के जिला अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां जिला अस्पताल में गर्भवती की सोनोग्राफी में गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत बता दिया गया। इसके बाद परिजन महिला को प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां ऑपरेशन हुआ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। देखिए रिपोर्ट। सतना का जिला अस्पताल, जहां मंगलवार सुबह गर्भवती दुर्गा द्विवेदी को भर्ती करवाया गया था। दुर्गा की सोनोग्राफी की गई, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत बता दिया गया। परिजनों को एबॉर्शन के पेपर साइन करने के लिए दे दिए गए। सतना जिला अस्पताल का ये वही मैटरनिटी वार्ड है जहां पर अमरपाटन निवासी दुर्गा द्विवेदी को एडमिट कराया गया था। इसी वार्ड में दुर्गा द्विवेदी, जब उनका लेबर पेन बढ़ा और अमरपाटन से सतना आई तो यही प्रथम दृष्टया उनको एडमिट किया गया। उसके बाद यहाँ पर ही जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे उनको सोनोग्राफी रिकमेंड किया
डॉक्टर्स ने लगातार मतलब जितनी प्रकार की जांचें होती है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद सोनोग्राफी हुई, उसके बाद डॉपलर हुआ। तीनों टेस्ट के बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि उस दुर्गा द्विवेदी के पेट में जो भ्रूण है वो मृत हो चुका है। दुर्गा के परिवार के मन में शंका पैदा हुई तो परिवार के लोग दुर्गा को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दुर्गा के फिर से टेस्ट किए गए, जिसमें पाया गया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। इसके बाद दुर्गा ने पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दुर्गा के पति राहुल ने बताया कि डॉपलर टेस्ट में बच्चा स्वस्थ पाया गया था, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर ने फिर भी उन्हें अबॉर्शन की सलाह दे दी। इसीलिए शक होने पर वो पत्नी को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। जो डॉक्टर टॉपलर की है वो बताए कि नॉर्मल है सब, बच्चे की मतलब कोई दिक्कत नहीं, धड़कन है उसकी। धड़कन है जी। फिर वो जांच में लेके आया है, लेबर रूम में मैडम को दिखाया। मैडम ने बोला कि इसमें मतलब कि कोई मतलब संभावना ही नहीं, बच्चा मतलब आपका जिंदा नहीं, बच्चे की उम्मीद मत करिए। फिर मैडम ने बोला कि बच्चा को मतलब दवाई दे, दस्तखत कर दीजिए, मतलब दवाई देना है तो बच्चा वो आपका नष्ट हो जाए। एबॉर्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करना था, उस बाबत बात कीजिए। स्टार्ट करना था तो बोली थी। जी सर। तो आप वहाँ से आप तत्काल जो है, चूंकि ऑफिशियली नहीं, आप तुरंत लेकर उनको यहाँ से नाहर नर्सिंग होम आप आ गए। जी सर। यहाँ पे आपने क्या हुआ? यहाँ पे सर मैडम को मैंने दिखाया, मैडम पहले चेक की नॉर्मली, उसके बाद सोनोग्राफी लिखी, मैंने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी के बाद मैडम बोली कि आप भर्ती हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आपका सही है, ऑपरेशन से सब कुछ सही हो जाएगा। फिर रात को ही ऑपरेशन हुआ? जी सर, 3:08 में मेरे को बच्चा हो गया। इस मामले को लेकर जब सीएमएचओ से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें मीडिया से इस मामले की जानकारी मिली है और वो जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। इस मामले की जानकारी लिखित में हमारे संस्था प्रमुख तो अभी नहीं दी है, लेकिन कई सूत्रों से और आज पेपर के माध्यम से पता लगा है। घटना काफ़ी गंभीर है जो कि उसको लिखा हुआ पेपर में। इसकी हम समुचित जांच कराएंगे, जिसमें डीन और सिविल सर्जन से वो सारे व्यक्ति या चिकित्सक जो इस केस से इन्वॉल्व थे उनके नाम पता करके उनको नोटिस देकर और उनसे जवाब पूछा जाएगा। पहले पूछने के उपरांत जवाब क्या जवाब है उसके हिसाब से जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी अनिवार्यता जरूर की जाएगी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सीएमएचओ साहब ये पता नहीं लगा पाए कि लापरवाही कहाँ हुई और गलती किसकी थी। ऐसे में उनसे कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी ही है, लेकिन ये राहुल और उसके परिवार की सतर्कता ही थी जिसके कारण आज उनका बच्चा इस दुनिया में सकुशल आ पाया है। कहीं ना कहीं ये और इनके परिजन इतने सजग थे, आप उस बच्चे को देख सकते हैं। बच्चा ईश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। 3 किलो 200 ग्राम उसका वजन बताया जा रहा है। और जिस प्रकार की ये अमानवीय लापरवाही, इस प्रकार की लापरवाही जो ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उसकी माँ के लिए अत्यंत प्राणघातक हो सकती थी, लोगों ने सजगता दिखाई और कहीं ना कहीं उस बच्चे को लेकर यहाँ आए और ईश्वर की कृपा से बच्चे ने पूर्ण रूप अच्छे से स्वस्थ है और जच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। ये अपने आप में सुखद खबर है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। इंदौर में इन दिनों कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुत्ते परेशानी बन गए। इंदौर शहर में कुत्तों के हमले के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली है। सबसे पहले तस्वीर इंदौर के माणिक बाग इलाके की बताते हैं। यहाँ एक कुत्ते ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। पहली तस्वीर में देखिए, कुत्ते ने एक मासूम बच्चे को अपना निशाना बनाया। बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। थोड़ी देर बाद उसी कुत्ते ने फिर 2 बच्चों को निशाना बनाया। बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब तस्वीरें वेंकटेश नगर की देखिए। यहाँ कुत्तों के झुंड ने सड़क पर चल रही एक युवती को निशाना बनाया। युवती ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन झुंड बनाकर कुत्ते युवती पर टूट पड़े और युवती को जमीन पर गिराकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब तस्वीरें श्रीनगर एक्सटेंशन की देखिए। यहाँ कुत्तों ने कॉलेज जा रही एक छात्रा को निशाना बनाया। कुत्तों के झुंड ने पहले पैर पकड़कर छात्रा को नीचे गिरा दिया, फिर उस पर टूट पड़े। छात्रा ने बहादुरी से कुत्तों का सामना किया तो थोड़ी देर में कुत्ते वहां से भाग गए। इंदौर में डॉग बाइट के बढ़ते केस को देखते हुए हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो यहाँ डॉग बाइट के मरीजों की भरमार थी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार डॉग बाइट के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पर बीते दिनों श्रीनगर एक्सटेंशन में एक मामला सामने आया था, वहीं अब दूसरे दिन माणिक बाग और वेंकटेश नगर में भी मामला सामने आया है। फिलहाल हम इंदौर के लाल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर लगातार जो है हर दिन बात करें तो कई डॉग बाइट के केसेस आते हैं। लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो डॉग बाइट के मामले हैं, उनसे निजात पाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अस्पताल में पूरे इंदौर के मरीज आए हुए थे। किसी को सड़क पर चलते समय कुत्तों ने निशाना बनाया, तो किसी को बाइक चलाते समय कुत्ते ने काट लिया। ये सुबह लगा है और अभी आप इंजेक्शन लगाने आए हैं, तो आप मतलब कितने इंजेक्शन का बोला है आपको यहाँ पे? अभी तो बोला नाश्ता वास्ता करके आओ, फिर एक लगेगा, एक लगवा के आया हूँ मैं बड़ा ऐसे हालांकि। अच्छा, तो यहाँ पे कब की हादसा है ये? 12 बजे स्ट्रीट डॉग था, बड़ा वाला था। हाँ, जो सड़क पे घूमते हैं हमारा कुत्ते वही होते हैं। कौन से एरिया की बात है ये अग्रसेन चौराहा है। हाँ, आप वहाँ पे गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी से जा रहे थे हम, बॉक्स रख के, तो वहाँ पे काट लिया, वो दौड़ के आया काट लिया, फिर बाद में और दौड़ा पर हम चले गए। कितने कुत्ते थे? एक ही था? एक कुत्ता एक ही था, बट वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि हर दिन 200 से लेकर 800 तक केस सामने आ रहे हैं। अस्पताल आने पर मरीजों को वैक्सीन लगाई जाती है। लगातार अस्पताल में रहते हैं, कुल कितने मामले सामने आते हैं? देखो 200, 400, 500, 600, 700 और 800 भी आ जाते कई बार डेली के 800 आ जाते। इसके लिए अभी क्या उपचार चल रहा है जो केसेस आ रहे हैं? मतलब उपचार से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ रोगी आता है तो उसके लिए मतलब वैक्सीन बस है, यही उपचार है उसका, वैक्सीन लगता है हमारे यहाँ। तो वासी लगातार परेशान है क्योंकि सिर्फ वेंकटेश अय्यर माणिक बाग या जो है दूसरी कॉलोनीज का किस्सा नहीं है, पूरे शहर का ये मामला सामने आ गया है। क्योंकि लगातार जो डॉग बाइट के केसेस है, डॉग बाइट के मामले हैं, उसमें दिन भर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि नगर निगम कोशिश कर रहा है कि उन कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण करके उनको वापस छोड़ा जाता है, ताकि उनकी जो आबादी है उसमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिले। पर अब जैसे ही जो है मामले सामने आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है नगर निगम अपना सख्त रवैया अपनाए और इस मामलों में कौमी लाने के लिए कोई सख्त कदम उठाए। इंदौर से कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। उज्जैन के बड़नगर में खाप पंचायत जैसा एक मामला सामने आया है। यहां कुछ दबंगों ने मंदिर के पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया। पूरा मामला झलारिया पीर गांव का है। यहां पर करीब 300 साल पुराना धर्मराज मंदिर है। मंदिर में शासकीय पुजारी हैं। मंदिर के 7 बीघा जमीन पर पुजारी खेती करते हैं। आरोप है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर गांव के कुछ दबंगों ने पहले तो चंदा इकट्ठा किया और एक नया मंदिर बनाना शुरू कर दिया। दबंग पुरानी मूर्ति को हटाकर दूसरे मंदिर में शिफ्ट करना चाहते थे। इसी को लेकर पुजारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे नाराज दबंगों ने 13 जुलाई को पुजारी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की और फिर 14 जुलाई को मंदिर में एक पंचायत बैठाकर पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही फरमान सुनाया कि गांव का जो भी सदस्य पुजारी के परिवार से बात करेगा उस पर पंचायत 51,000 रुपए का दंड लगाएगी। कि पूनम चंद जी चौधरी को और मुकेश चौधरी को पूरा गांव एक साथ एक सुर में उसको बहिष्कार करता है और उस पर कुछ शर्तें रखी है। बहिष्कार के बाद वो आपके सामने यहाँ पर रखी जा रही है। पहला तो कोई भी ब्राह्मण उसके घर पे पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए नहीं जाएगा। कोई भी नाई दाढ़ी कटिंग बनाने के लिए उसके घर नहीं जाएगा, ना उससे बातचीत करेगा। और गांव का कोई भी मजदूरी करने के लिए उनके घर नहीं जाएगा। तीसरा, मेहता समाज भी उनके घर नहीं जाएगी, ना कुत्ता फेंकने, ना और कोई ढोर गाय भैंस जो भी मर जाती है उसको फेंकने के लिए नहीं जाएगा। तीसरा, शादी ब्याह में कोई नहीं जाएगा, पूरे गांव सर्व समाज। चौथा, त्योहारों पे जैसे दीपावली त्योहार, गुड़ी पड़वा आती है, उस पर भी हम उनके घर नहीं जाएंगे, ना चाय पियेंगे उनके साथ, ना बीड़ी सिगरेट कोई पिएगा। दूसरा, इनके अगर पीर जलाओ स्कूलों में कहीं बच्चे पढ़ रहे हो तो वो भी यहाँ से निष्कासित करें स्कूल वाले, उनको अन्य जगह भेजे, क्योंकि पूर्णतः विरोध निष्कासित यानी निष्कासित, बहिष्कारी ने बहिष्कार। और इसमें दंड रखा गया है कि अगर इन नियमों और शर्तों का किसी ने उल्लंघन करा तो 51,000 रुपए का ये पंच उससे दंड लेगी और उसके बाद जो निर्णय होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना ये जमात के मतलब जो पैसे थे उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्णोद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया, मतलब फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने या 14 तारीख को इन्होंने नाग महाराज के होटल पे मीटिंग करी
और चौकीदार को घर पे भेजा इन्होंने कि तुमको मतलब लोग बुलाए पंचायत में, पंच लोग गए। तो मैंने किया दादा के मतलब मैं कि चौकीदार को मतलब हमारा दावा चल गया कोर्ट में। सर घटनाक्रम ये है कि सर कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो मतलब हमारे पुजारी पद और जमीन को पूजा पद से हटाने के लिए और मतलब सभी मिलकर एक नागमहाराज के होटले पे उन्होंने एक मीटिंग रखी और हमारा गांव से हमारा बहिष्कार करने का एक षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मतलब गांव के हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहे थे उनको जाने से भी हटा दिया, बंद कर दिया। मेरी समाज के एक व्यक्ति है पूनम चंद चौधरी जो देव धर्मराज मंदिर के पुजारी है और पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं। उस मंदिर के नाम पे 5-7 बीघा जमीन भी है, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन पे निगाह रखते हैं वो, तो उन्होंने उस मंदिर के अलावा एक दूसरा मंदिर स्थापित कर दिया शासकीय जमीन पे बगैर अनुमति के, जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने नाग महाराज मंदिर में उन्होंने एक बैठक रखी, पीआई साहब ने हड़काया, इसके कारण उनसे क्षुब्ध होकर एक बैठक रखी और उनमें इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। और वो भी जो अलाउंस कर रहा है, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो एक शासकीय कर्मचारी है, वो पंचायत कर्मी होने के बाद भी वो ऐसे कृत्य कर रहा है, मतलब सरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। कांकेर से ऐसी खबर आई है जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। यहां सड़क न होने की वजह से गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर। मामला पंडरी पानी के गुमडी पारा का है। महिला को अस्पताल ले जाना था लेकिन सड़क थी नहीं। सड़क न होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस पहुंची नहीं, जिसके बाद लोगों का सहारा लेकर देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, महिला किसी तरह 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एम्बुलेंस के पास पहुंची, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाए। सत्ता की सनक जब सवार होती है तो इतनी क्रूर हो जाती है कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती और फिर सारी हदें पार करती जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अलीराजपुर में। विधायक के बेटे ने अपनी तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी कांस्टेबल पर चढ़ा दी। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। विपक्ष सत्ता पक्ष इस मामले पर हमलावर है। विधायक वहां सफाई दे रही है। न सिर्फ अलीराजपुर बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं, मां या पिता नेता है तो बच्चों के सिर पर सत्ता की सनक सवार हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता का नशा जब सिर चढ़ता है तो अच्छों का दिमाग फिर जाता है। आदमी को आदमी और अधिकारी को अधिकारी नहीं समझा जाता। गरीबों से किस तरह का व्यवहार किया जाता है सत्ता में बैठे नेता ये तक भूल जाते हैं। कोई नेता पावर में आता है तो उनके बेटे बेटियों में ये लक्षण दिखना आम बात है। आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड तो आप भूले नहीं होंगे, लेकिन सत्ता की इस हनक की बीमारी का असर इन दिनों जोबट की विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर का ये वीडियो देखिए। देर रात एक तेज रफ्तार कार तेजी से पुलिस कर्मियों की तरफ बढ़ती है और सीधे आकर पोल से टकरा जाती है। चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इसी कार को चला रहे थे सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह। इस हादसे के बाद पुष्पराज सिंह पर हत्या के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। ये दोनों जवानों द्वारा उसको रोकने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन वो तेजी से आती है गाड़ी और किसी तरह दोनों जवान बचते हैं। बहुत ही गंभीर घटना थी। दोनों जवान में से एक को चोट भी आई है और इसमें से हमने जो व्यक्ति जो ब्लैक फॉर्च्यूनर लेके आ रहा था उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 109 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुष्पराज सिंह फरार है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इधर पुष्पराज सिंह के पिता महेश पटेल का आरोप है कि उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, जबकि ये सिर्फ एक हादसा था। 307 की जो धारा लगाई है तो वो सरासर गलत है और हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जाके वो जो 307 की जो धारा लगाई है उसको हम निरस्त कराएंगे
क्योंकि ये राजनीतिक दबाव के कारण ये किया गया है, लेकिन ये एक्सीडेंटली है और वीडियो में भी दिख रहा है कि गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुका। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पुलिस को मारने की ये है, लेकिन ये सरासर राजनीतिक दबाव के कारण ये 307 किया गया। लेकिन पुष्पराज सिंह के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। उस पर एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। हालांकि पुष्पराज सिंह अकेला नहीं है जो सत्ता के नशे में चूर है। ऐसे और भी मामले मध्य प्रदेश में बीते दिनों सामने आते रहे हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें दो लोग मिलकर एक दुकानदार के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 12 मई 2025 का है और मारपीट करने का आरोप मंडला से बीजेपी के जिला महामंत्री उमेश ठाकुर और उनके बेटे हर्ष पर है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर मोबाइल दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट की। ये विवाद किराए की दुकान को लेकर था। आरोप है कि बीजेपी नेता और उनके बेटे ने तय समय से पहले ही दुकानदार से दुकान खाली करवा ली, लेकिन वो तय समय के पैसे की मांग कर रहे थे। ये दो मामले तो सिर्फ बानगी भर है, लेकिन सत्ता की हनक के मामलों की लिस्ट लंबी है। अलीराजपुर से सचिन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही अब क्राइम का तरीका भी बदल गया है। बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में हर घंटे 3 लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले और अलर्ट करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सतर्कता जरूरी है। ऑनलाइन एक्टिविटी में सतर्कता घटते ही साइबर फ्रॉड होने की आशंका बढ़ जाती है। साइबर फ्रॉड के बीते कुछ सालों में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। विधानसभा में साइबर फ्रॉड का मुद्दा उठा और बीजेपी विधायक सुनील सोनी के सवाल पर जो जवाब सरकार ने दिया, उससे हर किसी की चिंता बढ़ना लाजमी है। साइबर ठगी जो है वो तेजी के साथ में घटित होती है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर होना, तो जब तक के विशेषज्ञ न होगा और बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसके अंदर में नियुक्त नहीं होंगे तो और आत्मनिर्भर थाना हो, तब इस अपराध पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में इसको गंभीरता से लेके इस अपराध को जो है हम पकड़ने में सफल होंगे। जनवरी 2023 से जून 2025 तक 67,144 लोगों के साथ साइबर ठगी हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 107 पीड़ितों को ठगी की राशि वापस दिलाई गई। 5 संभागों में साइबर थाने स्थापित किए गए। सरकार मान रही है साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम पूरे ही विश्व के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। ये नए ढंग का जो अपराध है ये सबके लिए चुनौती है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा हम काम कर रहे हैं। सीडैक से प्रशिक्षण ले रहे हैं, I4C से प्रशिक्षण ले रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी से हैदराबाद से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे कमांडोज साइबर कमांडो जो योजना चल रही है I4C की, उसमें एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी ये ट्रेंड होकर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर वापस आ चुके हैं। अब नया बैच उसमें जाने का है। इसके अतिरिक्त हम 129 लोगों की अलग और ट्रेनिंग यहाँ पर PHQ में भी कराए हैं। मैन पावर डेवलपमेंट के लिए ये सब काम चल रहा है। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय के थाने में साइबर सेल बना हुआ है। एक बड़ा साइबर भवन, यहाँ 2 करोड़ 44 लाख का भवन बना करके और उसमें 1.5 करोड़ लगभग से उसके लाइसेंसिंग आदि ठीक करके और एक बड़ी संस्था यहाँ पर उपलब्ध है। 5 रेंज ऑफिसेस में एक साइबर थाना उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 9 साइबर थाने अभी और बजट में स्वीकृत किए गए हैं। मैन पावर डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करके, बजट के प्रावधान करके उनकी खरीदी की जा रही है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए 2 स्तर पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ लोगों को ज्यादा सतर्क होना होगा, तो दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक होना होगा, तभी अपराध पर लगाम लग पाएगी। रायपुर से NDTV के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। और इसी के साथ MPCG प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।